इस बार मैं ट्रैवल करने वाला था नेपाल। प्लान था पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना। स्पिरिचुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये टूर अपने दोस्तों के साथ प्लान किया था। मेरी जर्नी मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई थी। मैं लैंड करने वाला था काठमांडू, जहाँ पे त्रिभुवन एयरपोर्ट है। एंड जो जर्नी थी वो 1500 किलोमीटर्स की थी, बट इट वॉज रियली अमेजिंग। क्यों? क्योंकि आपने जो फुटेजेस देखे, जो क्लाउड फॉर्मेशंस मैंने कैप्चर किए थे, दैट मेड माई जर्नी अमेजिंग। काफ़ी मेस्मराइजिंग थे ये नज़ारे, और इन्हें इसीलिए मैंने कई मौक़ों पे कैप्चर किया है। हमेशा हमारे अंदर का वो बच्चा जाग जाता है जब हम फ्लाइट में बैठते हैं। आई कैरिड सम एक्सपेक्टेशंस, कुछ पूरे होने वाले थे, कुछ नहीं, बट नेवर माइंड, देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी। तो फाइनली हम लैंड हो चुके थे काठमांडू एयरपोर्ट पे। जिस होटल में हम रहने वाले थे उन्होंने ही हमारे लिए पिकअप अरेंज किया था। इस होटल का नाम है आर्यतारा काठमांडू होटल, जो थमेल मार्केट में है। और इसका पूरा एक्सपीरियंस, पूरा रूम टूर, होटल टूर मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया है। तो अगर आपने वो मिस किया है, यहाँ पे वो लिंक है आई बटन में मैंने पेस्ट किया है, यू कैन क्लिक इट एंड हैव अ लुक। जो दोस्त मेरे साथ आए थे उनमें थी 2 लड़कियां जिनका नाम है प्रियंका और तन्वी, और हमेशा की तरह हम लड़के उनके तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। काठमांडू दरबार स्क्वायर को हनुमान धोका दरबार स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति हमें नजर आती है। ये रॉयल पैलेस के एंट्री पे ही स्थित है। इस रॉयल पैलेस को बसंतपुर दरबार भी कहा जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको कई सारे कोर्टयार्ड्स और टेम्पल्स नजर आएंगे जो रॉयल फैमिलीज के लिए थे, और आज उसे एक म्यूजियम में तब्दील किया गया है। आज का प्लान लैंड होने के बाद यही था कि काठमांडू दरबार स्क्वायर विजिट करना। ये है कुछ ग्लिम्स काठमांडू दरबार स्क्वायर के, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना खूबसूरत ये लोकेशन है, जो काठमांडू एयरपोर्ट से कुछ मिनटों की दूरी पे ही बसा हुआ है। हम फ्रेश होने के बाद सब दोस्त इकट्ठा हो गए और उसी कैब से हम आर्यतारा होटल से काठमांडू दरबार स्क्वायर के लिए निकले। जो डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 किलोमीटर्स का था, तो 15-20 मिनट्स में हम आसानी से पहुंच गए। ड्राइवर ने हमें शंखधर गेट के पास ड्रॉप किया। गेट के अंदर जाने के बाद एक छोटी सी गली लगी, बहुत खूबसूरत थी। एक अलग ही नेपाल का फील हमें यहाँ पे आने लगा था। कुछ देर चलने के बाद हमें एक टेम्पल नज़र आया, जिसे हम श्राइन भी कह सकते हैं। अंदर गए, थोड़ा सा फील करने लगे, क्योंकि ये एक श्राइन थी, और पूछताछ करने पे पता चला ये बुद्धा टेम्पल की श्राइन है। वहाँ पे कुछ क्लिक्स लिए, वहाँ पे कुछ वीडियोस शूट किए, एंड देन वी कनेक्टेड बैक टू आवर लेन, जहाँ से हम काठमांडू दरबार स्क्वायर निकलने वाले थे, और पहुँचे एक एंड पे, जो एंड हमें कनेक्ट कर रहा था काठमांडू दरबार स्क्वायर से। जो लेन के अंदर शांति थी, जो माहौल था, वो पूरी तरीके से अभी चेंज हो चुका था, क्योंकि जहाँ पे हम एग्जिट पे निकले थे वहाँ पे इट वॉज क्राउडेड, इट वॉज केओटिक। तो ये है काठमांडू दरबार स्क्वायर की शुरुआत। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम सिर्फ टहल रहे थे, उतने में हमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने टिकट लेने के लिए कहा। तो 500 नेपाली रुपीज़ थे सार्क कंट्रीज़ के लिए, एंड फॉरेन कंट्रीज़ के लिए 1000। यहाँ पे एक मैडम भी थे जिन्होंने हमसे पैसे लिए, हमें टिकट्स दिए, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। जिस लोकेशन पे हम आए थे वहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर देखने के लिए मैं बेताब था। टिकट्स लेने के बाद जैसे ही हम फ्री हो गए घूमने के लिए, तो सबसे पहले मुझे नज़र आया वो था कष्टमंडप। ये एक टेम्पल है। ऐसे कहा जाता है ये मंडप 12th सेंचुरी में एक सिंगल ट्री के वुड से बनाया गया था। कहा जाता है राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ला ने बनवाया था। और कष्ट मंडप का जो वर्ड है कष्ट, ये ट्री से आता है, जिस ट्री से इस मंडप को बनाया गया था। और ये कहा जाता है कि ट्रैवलर्स के लिए रहने के लिए, रुकने के लिए जगह होती थी, जैसे कि आजकल के रेस्ट हाउसेस। पर इसका दूसरा इस्तेमाल भी किया जाता था यहाँ के रिचुअल्स और सेरेमनीज परफॉर्म करने के लिए। यही कष्ट मंडप 2015 के अर्थक्वेक में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे वापस काफ़ी ज़्यादा रिनोवेशंस करके, रिपेयर करके रिस्टोर करना पड़ा। काफ़ी सारे कल्चरल, हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। कष्ट मंडप के बाजू में ही मुझे धनसा नज़र आया,
जो प्रताप मल्ला ने 1673 में बनवाया था। यहाँ पे मास्क पहन के नरसिम्हा अवतार के डांस किए जाते थे। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। यहाँ पे हमें 17th सेंचुरी के कई सारे स्कल्पचर्स नजर आते हैं जो 1934 में वापस रिनोवेट किए गए थे। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसे सिलियान सताल कहते हैं। कहा जाता है कि कष्टमंडप के जो बचे हुए लकड़ी थी उसी से इसका निर्माण किया गया था। कष्टमंडप, धनसा और सीलियान सताल को देखने के बाद मेरी नज़र गई त्रिलोक्या मोहन नारायण के पास। ये ऐसे कहा जाता है 1690 में जो यहाँ की रानी थी जिनका नाम था रिद्धि लक्ष्मी, उन्होंने बनवाया था। ये जो टेम्पल है ये 5 स्टेज प्लिंथ पे बनाया हुआ है। ये पूरा टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेट किया गया है। इसी वजह से इस टेम्पल के सामने हमें घुटने पे बैठे हुए गरुड़ देव नजर आते हैं। ये मंदिर नेपाल के एक बहुत बड़े फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है जिसे इंद्र जत्रा फेस्टिवल कहा जाता है। और उस समय काफ़ी सारी भीड़ इस विष्णु टेम्पल के आसपास आपको नज़र आएगी, क्योंकि तब ये विष्णु जी के 10वें अवतार के दर्शन लेने आते हैं। इस वजह से इस मंदिर को 10 अवतार मंदिर भी कहा जाता है। ये जो विष्णु जी का टेम्पल हमने देखा बहुत खूबसूरत से डिज़ाइंस के साथ बनाया गया है। सारे कार्विंग्स आपको वुडन स्ट्रक्चर्स के ऊपर नज़र आएंगे और वुडन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो दीवार बनाई है वो यहाँ के लोकल मिट्टी से, लाल पत्थरों से बनाई हुई है। इस वजह से अलग ही एक आर्किटेक्चरल कल्चर हमें यहाँ पे नज़र आता है। हर एक एनग्रेव किए हुए डिज़ाइन का एक मतलब है जो यूजुअली प्रॉस्पेरिटी, यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ के शास्त्र के साथ, सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। विष्णु जी के इस टेम्पल के दर्शन लेने के बाद गरुड़ देव के बाजू में ही हमें विमलेश्वर महादेव या फिर विमलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा इस टेम्पल का डिज़ाइन है। विष्णु जी के टेम्पल देखने के बाद हम पहुंचे थे भगवती टेम्पल के पास। हम अंदर तो नहीं गए क्योंकि सब लोग थोड़े से बिजी हो गए यहाँ के शॉप्स में। भगवती टेम्पल के सामने ही हमें शिवा पार्वती टेम्पल नज़र आता है जिसे नवयोगिनी भी कहते हैं। इस टेम्पल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अनकॉमन नज़र आएगा। जो फाउंडेशन है वो 3 स्टेप्स में नज़र आता है। इस नवयोगिनी टेम्पल के स्ट्रक्चर पे भी आपको काफ़ी बारीकी से काम किया गया हुआ है, ये नज़र आएगा। जो फ्रेम्स है विंडो के, जो विंडोज़ है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, इन सब पे काफ़ी बारीकी से काम किया गया है और ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है। नवयोगिनी टेम्पल के सामने ही हमें भगवती टेम्पल नज़र आता है। इस भगवती टेम्पल के बाहर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स वाले शॉप्स आपको नज़र आएंगे। उनके ऊपर अगर आप गौर से देखते हो तो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स, वुड कार्विंग्स आपको नज़र आएंगे और काफ़ी बारीकी से इनके ऊपर काम किया गया है। जितना मैंने नोटिस किया, यहाँ का नेपाली आर्किटेक्चर वुड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। सारे कार्विंग्स, सारे पिलर सपोर्ट आपको वुड के साथ ही मिलेंगे। अगर आप गौर से इन स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो आपकी नज़र बिल्कुल नहीं हटेगी, इतनी खूबसूरती से इनके ऊपर काम किया गया है। इन्हीं वुड कार्विंग्स के नीचे आपको कई सारे स्टोर्स मिलेंगे जहाँ पे लोकल आर्टिफैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ये यहीं पे बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। पेंटिंग्स हो, स्कल्पचर्स हो, आइडल्स हो, ये सारे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हो बार्गेनिंग में तो प्लीज़ बार्गेन कीजिए, क्योंकि यहाँ के ये प्रोडक्ट्स, ये आर्टिफैक्ट्स थोड़े से ओवर प्राइस लगे मुझे। इन दुकानों के सामने हमें टेगोगान नाम से पहचाने जाने वाले एक बड़े से बेल को देखने मिलता है। मैं जितना यहाँ पे नोटिस कर रहा था उतना और मेस्मराइज होते जा रहा था, क्योंकि इन दुकानों के ऊपर जो भी वुडन स्ट्रक्चर था वो काफ़ी बारीकी से कार्व किया गया था, बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। और वुड में इतने खूबसूरती से कारीगरी की जा सकती है वो देख के मैं सरप्राइज था। दुकानों की लेन ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैंने वुडन कार्विंग्स देखे और थोड़ा सा और नीचे करीब से देखा तो एक चेहरा मुझे नज़र आया। इसे श्वेत भैरव कहा जाता है और ये काफ़ी बड़ा है। ऐसी मान्यता है कि ये काठमांडू शहर के रखवालदार है, ये रखवाली करते हैं। और अगर आप शास्त्र में देखोगे, जहाँ जहाँ महादेव जी का या शिव जी का वास होता है वहाँ पे आपको भैरव उनके रखवालदार के तौर पे नज़र आएंगे। कल जब हम पशुपतिनाथ जाने वाले हैं
तो वहाँ पे भी हमें काल भैरव जी का प्रेजेंस नज़र आएगा। श्वेत भैरव के सामने मुझे देगुतले टेम्पल नज़र आया। इस मंदिर में कहा जाता है तांत्रिक पूजा की जाती है और ये मल्ल राजाओं ने बनवाया था। आज सबके लिए ये टेम्पल खुला नहीं है। श्वेत भैरव जी के और देगुतले टेम्पल के दर्शन लेने के बाद मेरी नज़र गई कृष्णा टेम्पल पे। कृष्ण जी के मंदिर के आगे थोड़ा सा चल के जाने के बाद मेरी नज़र गई बहुत बड़ी सी मूर्ति पे। ये मूर्ति थी काल भैरव जी की। कहा जाता है इस मूर्ति को शहर के उत्तर में पाया गया था और वहाँ से उन्हें रिलोकेट करके यहाँ पे स्थापन किया गया था। जिन्होंने यहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया था उनका नाम था राजा प्रताप मल्ल। और ऐसे कहा जाता है यहाँ की गवर्नमेंट एक ज़माने में लोगों से सच बुलवाने के लिए यहाँ पे उन्हें लाया करती थी। हमने काफ़ी वक्त यहाँ पे बिताया था और लकीली हमें एक विष्णु जी के टेम्पल के दर्शन मिले जहाँ पे आरती हो रही थी। यहाँ पे घूम के हमने काफ़ी सारा समय बिताया था। अब हम थोड़े बहुत थक चुके थे पर लकीली हमें एक आरती यहाँ पे चालू मिली। हनुमान धोका दरबार स्क्वायर या फिर जिसे काठमांडू दरबार स्क्वायर भी कहते हैं वो बंद हो चुका था। अब आसपास का इलाका हम एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करते करते हमारी नज़र गई टी हाउस पे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की चाय पत्ती रखी गई थी। इसे देख के हमने सोचा कि हम इसे एक्सप्लोर करें। गाइस हम सब यहाँ पे आए हैं एवरेस्ट टी हाउस। राकुरा ब्रांड नेपाल का नंबर 1 ब्रांड है, बेस्ट ब्रांड है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, अंकल ने बोल दिया है। यहाँ पे आओगे तो रकुरा ब्रांड है जो आप ट्राई कीजिए। मैंने क्या लिया अंकल? मसाला टी, मसाला टी, नेपाल का मसाला टी। भाई साहब ने क्या लिया है? दिखाओ जरा। राकुरा का ब्लैक ऑर्गेनिक ब्लैक, राकुरा का ऑर्गेनिक ब्लैक टी। कई सारे अलग अलग तरीके की चाय पत्ती आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग मिक्सचर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। कुछ बॉक्सेस में असॉर्टेड सैशेस भी थे जिसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी और अलग अलग तरीके के फ्लेवर्ड चाय पत्ती मिलती है। अंकल इसका रेट भी बता दो ना। इसका रेट है ये नेपाली रुपीज़ में ये हाफ किलो का है 1000 रुपीज़। इंडियन करेंसी हो गया 625 रुपीज़। ओके, हाफ किलो का। और जो दूसरा हमने लिया वो दूसरा ही तो एक ही तो लिए आप, हाफ किलो का 2 लिए। और वो ब्लैक ब्लैक टी का है आपको 100 ग्राम का पैकेट है राकुरा का ऑर्गेनिक ब्लैक टी। वो कितने का आता है? 125 इंडियन करेंसी। ओके, और नेपाली में? नेपाली में हो गया 249 रुपीज़। ओके, ये है ना राकुरा नेपाल का नंबर 1 ब्रांड है टी। ओके। और राकुरा का ब्लैक टी में आपको ये 10 डिफरेंट टेस्ट में वो सबका एसोर्टेड पैकेट है। इसमें सब मिक्स आपको आएगा 10 डिफरेंट टेस्ट का। इस टेस्ट 2 टी बैग, तो टोटल 20 टी बैग। आप एक बॉक्स लेंगे तो 10 डिफरेंट टेस्ट अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग फ्लेवर का। अच्छा, यहाँ पे नाम दिए उसका। हाँ, यहाँ क्या क्या का है इसमें लिखा है। ऐसा ही ग्रीन टी में भी है आपको 16 डिफरेंट टेस्ट का। ये भी 20 पैक है। इसमें कोई 2 पीस है, कोई 1 पीस है, वो मिला के टोटल 20 पीस है। सो राकुरा का ये आपको हर्ब्स में भी है। हर्ब्स की ये हर्ब्स में 5 डिफरेंट टेस्ट का है। हर्ब्स, ओके, हर्ब्स। इस टेस्ट 4 पीस। क्या क्या लिखा है इसमें? 16, 10, 20 ऑर्गेनिक मिंट, ऑर्गेनिक हिबिस्कस, ऑर्गेनिक कैमोमाइल, तुलसी, टर्मरिक। वेरी गुड। अभी नेपाल में सब आप सब जगह जाएंगे ना होटल में, सब बड़ा बड़ा होटल सब में यही चलता है। थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने यहाँ पे की और इस शॉप के डिटेल्स मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। इस शॉप में चाय खरीदने के बाद मेरी नज़र गई हिमालय जावा कॉफ़ी कैफ़े पे। आई थॉट टू एंड आवर डे ओवर हियर। हम चले गए थे खाना खाने के लिए। क्योंकि कल प्लान था पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का। अगर आपको काठमांडू दरबार स्क्वायर का ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए इस व्लॉग को, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जो होगा पशुपतिनाथ जी पे, उनके दर्शन के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेपाल की ये ट्रिप
अभी अभी शुरू हुई है। जय शंभूराजे, जय शिवराय।